हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। और इस टॉपिक का यह दूसरा वीडियो है दोस्तों। और अगर अब तक आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसे देखने से पहले उसे ज़रूर देखें दोस्तों। उसमें मैंने आपको यह बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि जलवायु किसे कहते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट, एंड साथ ही जलवायु किस प्रकार मौसम से भिन्नता रखती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन दो शब्दों में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ ही राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है, जो मेन फैक्टर्स हैं, उन पर हमने चर्चा की है। वो किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, यह आपको समझाने का प्रयास किया है। और अंत में हमने राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु जो है उसके ऋतु प्रारूप पे। मतलब राजस्थान में पूरे वर्ष भर को किस प्रकार सीजन्स में डिवाइड किया गया है, और इसके अंदर हम भारत और राजस्थान की एक छोटी सी तुलना करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फिर से पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की स्थिति पर एक चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि हमको यह समझने में आसानी हो जाए कि किस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि होती है और शीत ऋतु में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद हम राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां भी हम इसकी अवधि को देखते हुए भारत और राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तापमान का जो वितरण पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो पाया जाता है, उसकी एक तुलना करेंगे आइसोथर्म लाइंस या समतापीय रेखाओं की सहायता से। ठीक है दोस्तों, और अंत में हम राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताओं और जो हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग या एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर एक दृष्टि डालेंगे, एक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान की जलवायु और उसमें जलवायु का ऋतु प्रारूप। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, जलवायु का ऋतु प्रारूप का मतलब है किस प्रकार वर्ष भर को अलग अलग ऋतुओं में बांटा गया है। ठीक है, और अगर हम भारत और राजस्थान की तुलना करें ना दोस्तों, तो राजस्थान में पूरे वर्ष भर में 3 ऋतुएं जो है, या पूरे वर्ष भर को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। ठीक है, और भारत में वर्ष भर को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्ष भर में कितनी ऋतुएं आती हैं? 4। और राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं आती है? 3। अब देखिए, भारत में पूरे वर्ष भर को 2 कालखंडों में बांट सकते हैं दोस्तों, शुष्क और आर्द्र। शुष्क जिसमें वर्षा जो होती है वो न्यून मात्रा में प्राप्त होती है, और आर्द्र जिसमें जो होती है वर्षा जो होती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो ये शुष्क काल रहता है वर्ष का, उसे 2 ऋतुओं में बांटा गया है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ठीक है दोस्तों, शीत ऋतु कौन सी? मध्य दिसंबर से फरवरी माह के बीच भारत में शीत ऋतु रहती है दोस्तों। ठीक है, सर्दी का मौसम रहता है। और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च से मध्य जून तक मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु रहती है, गर्मी का मौसम रहता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मानसून, इसके बाद वर्षा ऋतु आती है या मानसून आता है, जिसकी अवधि रहती है मुख्यतः मध्य जून से सितंबर माह के बीच। और इसके बाद अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून प्रत्यावर्तन काल रहता है दोस्तों। मानसून हमने पुनः लौटना प्रारंभ कर देती है, तो ये क्या कहलाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार 4 ऋतुओं में बंटा हुआ है हमारे भारत का पूरा जो एक साल होता है। शीत ऋतु विंटर, ग्रीष्म ऋतु समर, मानसून वर्षा काल रेनी सीजन, और मानसून प्रत्यावर्तन काल, इसको अपने क्या कह सकते हैं? मानसून रिट्रीटिंग पीरियड भी कह सकते हैं। और राजस्थान का जो पूरा वर्ष है, एक वर्ष है जो मुख्यतः
तीन ऋतुओं में बंटा होता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, उसके बाद में वर्षा ऋतु या मानसून मध्य जून से सितंबर, और देखिए यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अक्टूबर से लेकर फरवरी, यहां पर अक्टूबर से मध्य दिसंबर मानसून प्रत्यावर्तन काल है और मध्य दिसंबर से फरवरी शीतकाल है, लेकिन यहां पर अक्टूबर से फरवरी जो पूरा काल है उसे शीतकाल या शीत ऋतु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कंपेयर करना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भारत में वर्ष भर में कितनी ऋतुएं? 4। राजस्थान में वर्ष भर में कितनी ऋतुएं? 3, ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु का जो ऋतु प्रारूप है वो राजस्थान के एक वर्ष को 3 ऋतुओं में बांटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु की। तो आपको अच्छे से पता है ग्रीष्म ऋतु मतलब जहां तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर फोकस कीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से झुकी हुई है, हालांकि यहां पर वैसा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर वो बना के दिखाया था आपको। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व में परिक्रमा कर रही है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। तो इसी कारण सूर्य जो है पृथ्वी के केवल इसी भाग पर अपनी सीधी किरणें देता है, या पृथ्वी का केवल यही भाग, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग, सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है। थोड़ा सा यहां फोकस कीजिए दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश है ये, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। इसके उत्तर में यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसके उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे आर्कटिक रेखा, ठीक है, या आर्कटिक लाइन कहते हैं। और इसके बाद उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, नॉर्थ पोल। इसी प्रकार भूमध्य रेखा या इक्वेटर के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउदर्न लैटिट्यूड पर मकर रेखा है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और उसके बाद और ज़्यादा दक्षिण में जाने पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एंटार्क्टिक रेखा या एंटार्क्टिक लाइन है, और उसके बाद दक्षिण में 90 डिग्री पर साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार कुछ अक्षांशों की सहायता से पृथ्वी को बांटा गया है। अब देखिए सूर्य की जो स्थिति रहती है ना दोस्तों, वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही रहती है। 22 दिसंबर ध्यान से सुनना दोस्तों, 22 दिसंबर को सूर्य सीधा मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर चमक रहा होता है, या अपनी सीधी जो किरणें हैं वो कहां पड़ रही होती है? मकर रेखा पर, ठीक है। तो मकर रेखा पर, और आपको अच्छे से पता है हम लगभग कहां हैं? भारत के लगभग बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, और राजस्थान कहां है? लगभग यहां, ठीक है। तो सूर्य क्या है? हमसे बहुत दूर है, तो हमारे यहां कौन सी ऋतु होगी इस समय? या बात करूं मैं उत्तरी गोलार्ध की, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, तो यहां पर कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध के आधार पर ही इन स्थितियों के नाम भी रखे गए हैं दोस्तों। तो 22 दिसंबर को कहते हैं दोस्तों शीत अयनांत या शीत संक्रांति, ठीक है, शीत संक्रांति या शीत अयनांत, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है विंटर सोलेस्टाइस, ठीक है दोस्तों। 22 दिसंबर के बाद दोस्तों सूर्य जो है वो उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। सूर्य की स्थिति, सूर्य जो से 22 दिसंबर को यहां पर चमक रहा है सूर्य, तो 23 दिसंबर को इसके थोड़ा सा उत्तर में चला जाएगा, और इस प्रकार जैसे जैसे हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पहुंचेंगे सूर्य और ज्यादा उत्तर में जाता जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं उत्तरायण होना, सूर्य क्या हो जाएगा? उत्तरायण होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक स्थिति आएगी 21 मार्च के दिन सूर्य जो है वो ठीक भूमध्य रेखा पर चमक रहा होगा दोस्तों, इक्वेटर पर चमक रहा होगा, और इस स्थिति को कहते हैं इक्विनॉक्स। इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स, ठीक है।
अच्छा, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, वर्नल। स्प्रिंग तो आपको पता है, वर्नल की स्पेलिंग वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। और हिंदी में कहेंगे वसंत विषुव, वसंत विषुव, ठीक है। इसी विषुव के कारण इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं दोस्तों। इस दिन क्या होता है दोस्तों, अच्छा 22 दिसंबर के दिन क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे यहाँ पर शीत ऋतु होती है, ठीक है, दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं और रातें क्या होती है, लंबी होती है। और जैसे जैसे 22 दिसंबर के बाद की अवधि आती चली जाएगी, सूर्य उत्तरायण होता चला जाएगा और दिन बड़े होते चले जाएंगे और रातें छोटी होती चली जाएगी। 21 मार्च के दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा होगा, ठीक है, ठीक बिल्कुल भूमध्य रेखा पर होगा, उस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए इक्वी शब्द आता है ना, इक्विनॉक्स, थोड़ा सा इस तरीके से याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। 21 मार्च की स्थिति को कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और हिंदी में कहते हैं वसंत विषुव, ठीक है, वसंत विषुव। चलिए दोस्तों, मार्च के बाद 21 मार्च के बाद अप्रैल मई जून सूर्य और ज्यादा उत्तरायण होता चला जाएगा और 21 जून के दिन विश्व योगा दिवस भी बनाते हैं अपने। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि दिन लगातार बड़े हो रहे हैं जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण हो रहा है। तो 21 जून के दिन सूर्य सीधा कहां चमक रहा है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और हमारे यहाँ क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, और इसे हम बोलेंगे ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत या या समर सोलेस्टाइस या समर सोलेस्टाइस, ठीक है दोस्तों। और जून के बाद सूर्य वापस से क्या होने लग जाएगा, दक्षिणायन होने लग जाएगा, दक्षिण की तरफ बढ़ने लग जाएगा। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो लगभग 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर चमक रहा होगा, पुनः इक्वेटर पर सीधा चमक रहा होगा और वापस से इक्विनॉक्स की स्थिति आ जाएगी और इसको कहेंगे ऑटमनल इक्विनॉक्स। ऑटमनल इक्विनॉक्स, ऑटम होता है ना, ठीक है, और हिंदी में कहेंगे शरद विषुव, शरद विषुव। और इसके बाद वापस से सूर्य दक्षिणायन होता होता 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, एकदम मकर रेखा पर सीधी अपनी किरणें देगा। तो उस दिन वापस से क्या हो जाएगी, शीत संक्रांति या शीत अयनांत या विंटर सोलेस्टाइस, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य की स्थिति इस प्रकार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहती है और कुछ विशेष स्थितियों को हमने नाम दिए हैं। नाम आपको वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। 22 दिसंबर को कहते हैं शीत संक्रांति या शीत अयनांत या विंटर सोलेस्टाइस, ठीक है। 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च आएगा। 21 मार्च को हम कहेंगे इक्विनॉक्स की स्थिति हो जाएगी, इसको कहेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे, हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, वसंत विषुव, ठीक है। इसके बाद में 21 मार्च के बाद में 21 जून की स्थिति आएगी। 21 जून को क्या कहेंगे, ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत या समर सोलेस्टाइस। और 21 जून के बाद 23 सितंबर की जो स्थिति आएगी उसे क्या कहेंगे, ऑटमनल इक्विनॉक्स या शरद विषुव, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने ग्रीष्म ऋतु को आराम से अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है। राजस्थान पे फोकस करना दोस्तों। मार्च से मध्य जून, हालांकि दोनों में एक जैसी है, भारत में भी मार्च से मध्य जून या ग्रीष्म ऋतु, राजस्थान में भी मार्च से मध्य जून। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि कैसे होती है दोस्तों, तो आप अब इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। देखिए, मार्च के बाद 21 मार्च के बाद, हालांकि 22 दिसंबर के बाद ही सूर्य उत्तरायण होता चला जाता है और मार्च के बाद लगभग मध्य मार्च के बाद सूर्य जो है वो कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होता है। तो सूर्य धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है दोस्तों, सूर्य धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है। तो सूर्य की सीधी किरणें हमें प्राप्त होनी शुरू हो गई है। तो एक तरीके से तापमान में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है।
और हमारी कौन सी ऋतु आएगी, ये ग्रीष्म ऋतु। इसीलिए मार्च से मध्य जून के बीच में हमारे यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है और इसे हम ग्रीष्म ऋतु के रूप में जानते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, सूर्य के कर्क रेखा की ओर आने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि होती है। और ग्रीष्म ऋतु की अवधि कौन सी है दोस्तों, 15 मार्च से 15 जून या मध्य मार्च से मध्य जून। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस कालखंड में, इस ऋतु के अंदर भारत और राजस्थान में इस प्रकार से टेम्परेचर का एक तरीके से अपने कह सकते हैं तापमान का वितरण पाया जाता है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। और ये जो रेखाएं मैंने दिखाई है दोस्तों, ये समतापीय रेखाएं हैं। क्या है, समतापीय रेखाएं, या इन्हें कहते हैं दोस्तों आइसोथर्म। ठीक है, ज्यादा याद नहीं करना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है इनसे बस। ठीक है, देखिए 20 डिग्री समतापीय रेखा, 25 डिग्री समतापीय रेखा, 30 डिग्री समतापीय रेखा, फिर से देखिए 30 डिग्री समतापीय रेखा, और ये जो है बाहर वाली रेखा 25 डिग्री, और इसके बीच में थोड़ी सी एक गोला और है छोटा सा, ये समतापीय रेखा से बनता है 20 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार तापमान का वितरण पाया जाता है भारत में। 20 डिग्री समतापीय रेखा, 25 डिग्री समतापीय रेखा, 30 डिग्री समतापीय रेखा, और ये देखिए 25 डिग्री समतापीय रेखा, और इसके बीच में थोड़ी सी जगह पर 20 डिग्री, और इधर की साइड में फिर से 30 डिग्री समतापीय रेखा। समतापीय रेखाओं पर आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिए। राजस्थान में, भारत में जब बात करते हैं तो राजस्थान में तापमान जो है वो बढ़कर, या इस हिस्से में उत्तर पश्चिमी भारत में जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में 49 डिग्री 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र है उसमें 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान बता रहा हूं मैं आपको, 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर। और नीचे की बात करूं तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, वहां पर जो तापमान है वो लगभग कितना रहता है, 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है, 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समतापीय रेखाओं को भले ही याद ना रखें, लेकिन ये 3 चीजें जरूर याद रखें। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान जो है वो अधिकतम कितना पहुंच जाता है, एक तरीके से 49 डिग्री सेल्सियस तक। उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में तापमान कितना रहता है, 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर तापमान लगभग कितना रहता है, 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी प्रकार समतापीय या आइसोथर्म, समतापीय रेखाओं या आइसोथर्म लाइंस का एक वितरण हम राजस्थान में भी देखते हैं और थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। ये लाइन है 42 डिग्री सेंटीग्रेड समतापीय रेखा की। इसके बाद ये देखिए दोस्तों 40 डिग्री सेंटीग्रेड समतापीय रेखा, फिर से एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड समतापीय रेखा। इसका मतलब है दोस्तों इस रेखा के इस तरफ 40 डिग्री से अधिक तापमान पाया जाएगा। ठीक है, और इस रेखा के इस तरफ भी 40 डिग्री से अधिक तापमान पाया जाएगा। और बीच में देखिए दोस्तों एक मैंने 35 डिग्री समतापीय रेखा दर्शाई है, और साथ ही साथ एक उसमें 32 डिग्री समतापीय रेखा भी दर्शाई है। देखिए आपको अच्छे से पता है सिरोही का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है वहाँ बाकी के राजस्थान की तुलना में थोड़ा तापमान कम ही रहता है। सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, क्यों, क्योंकि वो पहाड़ है, बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो। तो राजस्थान में बाकी स्थानों की तुलना में वो क्या है, थोड़े ऊंचे हैं या ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इससे आपको याद क्या करना है दोस्तों, इससे आपको बस ये 3 स्लैब याद करने हैं। देखिए जो राजस्थान का क्षेत्र मैंने इस तरीके से दर्शाया है, 2 क्षेत्र हैं, ये इधर वाला, ये यहां पर देखिए, यहां पर पठारी क्षेत्र है, चट्टानी भाग है, और ये जो है मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, ये दोनों ही गर्म रहते हैं और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है। यहाँ पर मरुस्थलीय भाग है इस वजह से, और ये जो है वो पठारी चट्टानी भाग है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, पत्थर भी जो होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, चट्टाने। इनके बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जो इस तरीके से मैंने दर्शाया है, वहां पर तापमान 38 डिग्री से
40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। ठीक है, और एक छोटा सा क्षेत्र ये है, ठीक है, ये डॉट डॉट करके दर्शाया है, यहां पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में 38 डिग्री से कम रहता है। तो ये राजस्थान में एक तरीके से तापमान का वितरण है दोस्तों। थोड़ा सा आइडिया आप इसमें याद रखना। ठीक है, यहां से हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आइडिया जरूर लें। एक तापमान का वितरण का जो है वो अपने दिमाग में एक डायग्राम जरूर बना लें या मैप के अनुसार अकॉर्डिंग याद जरूर रख लें। मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, उन पर चर्चा तो अपने अब करेंगे। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं या राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लू। आपको अच्छे से पता है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, स्थानीय पवने हैं ये। ठीक है, और इनके लिए क्या याद रखना है, पछुआ पवनों का रूप है दोस्तों। देखिए, पछुआ पवने अगर ये शीत ऋतु में आती हैं तो इनके साथ नमी आती है, मावठ की वर्षा करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये जो पछुआ पवने हैं ये उष्ण और शुष्क होती हैं। कैसी होती हैं, उष्ण शुष्क पवने। ठीक है, तो लू के बारे में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, पछुआ पवनों का रूप है। ठीक है, पश्चिम से इस तरफ आ रही है हमारे राजस्थान में। ठीक है, पछुआ पवनों का रूप कैसी है, उष्ण शुष्क पवने हैं। ठीक है, और अवधि मई से जून के बीच में राजस्थान में यह पवने चलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है लू के बारे में। आपको अच्छे से पता है स्थानीय पवने हैं, पछुआ पवनों का रूप उष्ण शुष्क पवने मई से जून के बीच में चलती है। इसी अवधि में राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में ही तेज धूल भरी पवने या आंधियां भी चलती है। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो विशेषता है वो क्या है, आंधी। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने जो एक रेखा दर्शाई है नीले कलर से, ये आंधी का वितरण है, आंधियों का वितरण है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर मैंने दिखाया है गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, सीधा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पर्पज से आपको बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा डिटेल में अपने नहीं जा रहे। आंधी, धूल भरी पवने या धूल भरी आंधियां चलती है, पूरे राजस्थान में चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम एक तरीके से मैं बात करूं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं तो ये मात्रा कम होती चली जाती है, आंधियों के दिन कम होते चले जाते हैं। और ये जो लाइन दिखाई है ये आंधी का वितरण दिखाती है, और इसमें मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां आती है दोस्तों, गंगानगर में। सामान्यतः वर्ष भर में कितने दिन, वो भी ग्रीष्म ऋतु में ही 27 दिन, लगभग वर्ष भर में कितने दिन, 27 दिन गंगानगर में आंधियां आती है। ठीक है दोस्तों, बीकानेर में, उसके बाद बीकानेर में लगभग 18 दिन। ठीक है, उसके बाद जोधपुर में कम और कम हो जाती है, लगभग 14 दिन। इसके बाद अजमेर में, अब देखिए अरावली के पश्चिम में ही आंधियों का मुख्य प्रकोप रहता है दोस्तों, अरावली के पूर्व में आंधियां कम होती चली जाती हैं। अजमेर में लगभग 5 दिन, कोटा में और कम हो जाती है 3 दिन, और झालावाड़ में सबसे कम, आप इसको मिनिमम के रूप में याद कर सकते हो, सबसे कम के रूप में न्यूनतम आंधियां कहां आती है, झालावाड़ में 2 दिन। अधिकतम आंधियां गंगानगर में कितने, 27 दिन, उसके बाद बीकानेर में 18 दिन, जोधपुर में 14 दिन, अजमेर में 5 दिन, कोटा में 3 दिन, और झालावाड़ में सबसे कम 2 दिन आंधियां आती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इन्हीं में धूल भरी चक्राकार पवने या धूल भरी चक्राकार आंधियां जो होती है उनको स्थानीय भाषा में दोस्तों भभूल्या या फुत्ताल्या कहते हैं। धूल भरी चक्राकार पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, भभूल्या या फुत्ताल्या। ठीक है दोस्तों, तो ये लू हो गया, ये आंधी होगी, आंधी का वितरण हो गया, और साथ ही साथ हमने समझ लिया भभूल्या या फुत्ताल्या। अब 2 जगह याद करनी है अपने को दोस्तों, 2 पॉइंट और रह गए, इंपॉर्टेंट है, एक तो है चूरू और एक है फलोदी। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान आपसे पूछे तो फलोदी। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला आपसे पूछे तो चूरू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चूरू सर्वाधिक तापमान वाला जिला,
यहाँ पर जो तापमान कितना पहुंच जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और चूरू में तापमान में ये जो वृद्धि पाई जाती है, जो ये इतना ज्यादा तापमान पाया जाता है, उसका एक प्रमुख कारण है न्यून वन क्षेत्र। चूरू में कितना वन क्षेत्र है दोस्तों? 71 या 72 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 71 या 72 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास फॉरेस्ट एरिया या वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र बहुत कम है, इसी वजह से यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और फलोदी में दोस्तों चट्टानी मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? चट्टानी मरुस्थल। और इसी वजह से यहाँ तापमान वृद्धि करके कहां तक पहुंच जाता है? 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तापमान बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच जाता है? 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये क्या हो गया? राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, और इसका प्रमुख कारण है यहां पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। और अच्छे से याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, राजस्थान में यहां पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। और ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांट देती है। इसके पश्चिम का जो भाग है वो शुष्कतम मरुस्थल है, और उसमें एक त्रिकोणाकार, याद आ रहा है, त्रिकोणाकार क्षेत्र दिखाया था मैंने, ठीक है। किस किस के बीच में था? पोखरन, बालोतरा। पोखरन कहाँ? जैसलमेर। बालोतरा कहाँ? बाड़मेर। और फलोदी, जोधपुर के बीच में त्रिकोणाकार क्षेत्र था हमादा, चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो अब आपको याद आ रहा होगा, तो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान फलोदी, टेम्परेचर कितना, तापमान कितना? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुख्य कारण क्या है? चट्टानी मरुस्थल का होना। अच्छा दोस्तों, ये चट्टानी मरुस्थल से तापमान वृद्धि कैसे होती है, पिछले डायग्राम में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एक एग्जाम्पल लिया था हमने, एक ऐसा क्षेत्र जहां वनस्पति है और एक ऐसा क्षेत्र जहां चट्टानी मरुस्थल है, ठीक है। और हमने ये इस फिनोमिना को नाम क्या दिया था? क्या कहते हैं इसे? इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन, आतपन, ठीक है। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये इंसोलेशन कहते किसे हैं? सूर्य के जो विकिरण धरती पर प्राप्त होते हैं, ठीक है, किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर उसकी मात्रा को, सूर्य के विकिरण जो धरती पर पहुंचते हैं उसकी मात्रा को, इकाई क्षेत्रफल पर पहुंचने वाली सूर्य की विकिरणों की मात्रा को इंसोलेशन कहते हैं। और मैंने आपको अच्छे से बताया था, वनस्पति सहित क्षेत्र या जहां ज्यादा वनस्पति होती है वहां लगभग सूर्य का जो विकिरण है उसकी कितनी मात्रा पहुंचती है? 1.93 कैलोरी प्रति मिनट। कितने क्षेत्रफल पर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। और जो चट्टानी मरुस्थल या ऐसा क्षेत्र जहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती, वहां पर कितनी विकिरण पहुंचती है? 2.41 कैलोरी प्रति मिनट के हिसाब से, 2.41 कैलोरी प्रति मिनट। तो यहां पर सूर्य की विकिरण ज्यादा पहुंच रही है, सूर्य की ऊष्मा ज्यादा पहुंच रही है, इसी वजह से यह क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये जो क्षेत्र है मुख्यतः रेतीला क्षेत्र जो है, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान और जैसलमेर वगैरह, यहाँ पर गर्मियों में भी रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी जो होती है, मृदा, वो जितनी तेजी से गर्म होती है वो उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रातें अपेक्षाकृत क्या होती है? ठंडी होती हैं। तो एक दैनिक तापांतर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दिन बहुत ज़्यादा गर्म, रातें अपेक्षाकृत ठंडी। इसी वजह से जैसलमेर जिला जो है वो सर्वाधिक दैनिक तापांतर, डेली का जो एक टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, दिन और रात की। जैसलमेर को किस लिए जाना जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर के लिए जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु, बेसिकली राजस्थान में जलवायु का जो ऋतु प्रारूप है और उसके बाद राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु अच्छे से समझ आ गई होगी। किस प्रकार तापमान का वितरण जो है वो पाया जाता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेनली जो आपको फोकस करना है दोस्तों वो यहाँ करना है। और जो ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें हमने लू देखी, उसके बाद आंधियों पे चर्चा की, आंधियों के वितरण पर चर्चा की, हमने देखा बबूलिया या फुत्तालिया किसे कहते हैं,
धूल भरी चक्राकार पवनें या आंधियां, बेसिकली, ठीक है, क्या आंधियां, उनको फुतालिया या भभूलिया कहते हैं। उसके बाद हमने देखा राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा, चूरू। अधिकतम तापमान कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मेन कारण क्या है यहाँ पे अधिकतम तापमान का या तापमान में इतने ज्यादा तापमान पाए जाने का, न्यून वन क्षेत्र। और हमने देखा राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, फलोदी। अधिकतम तापमान कितना पहुंच जाता है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मुख्य कारण क्या है इसका, चट्टानी मरुस्थल। और फिर हमने देखा किस प्रकार इंसोलेशन जो है वो इसमें एक तरीके से इस चीज को प्रभावित करता है या किस प्रकार इसका कारण बनता है कि फलोदी में इतना ज्यादा तापमान पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो और चीज़ें सारी समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपका सुझाव है, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई है या आपको वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपके पास हाथों हाथ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जितने भी आपके जानकार हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के का नॉलेज लेने के इच्छुक हैं, उनके साथ हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इतने तो सहयोग की बिल्कुल मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, और कोरोना संकट का समय दोस्तों, तो फिर से वही बोलूँगा, अपने आप को सेफ रखें, बाहर बिना काम के ना निकलें, खुद को सेफ रखें और अपने परिवार को सेफ रखें। अब मैं साइड हो रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं आराम से नोट डाउन कर लेना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।